नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। जल्दी आप लोग जुड़ जाइए, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। दोस्तों मॉड्यूल वाइज, यूनिट वाइज टॉपिक हम आपके साथ में डिस्कस कर रहे हैं। 360 डिग्री कॉन्सेप्ट कवरेज सीरीज में आप सभी का स्वागत है, वेलकम है। तो दोस्तों अगेन आज के इस सेशन में हम आपके साथ में जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे मॉड्यूल नंबर सी का, यूनिट नंबर 22 का। टॉपिक का नाम है व्हाट आर बॉन्ड्स। बॉन्ड्स क्या होते हैं, अक्सर आप लोग सुनते हैं, ठीक है, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, ये सारे के सारी चीजें, कई इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में आप सुनते हैं। यहाँ पर बॉन्ड का कंप्लीट वैल्यूएशन निकालना भी मैं आपको बताऊंगा। बेसिकली ये सेशन में दो पार्ट्स में रखूंगा। आज बॉन्ड्स की बात करेंगे और इसके आगे जब आप टॉपिक देखेंगे तो उसमें वैल्यूएशन ऑफ अ बॉन्ड की हम बात करेंगे। तो पहले जान लेते हैं बॉन्ड्स क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, कितने प्रकार के बॉन्ड्स होते हैं, और बॉन्ड्स में कोई ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है, और मिलता है तो कॉल या पुट ऑप्शंस अगर बॉन्ड में मिलते हैं तो ये क्या होते हैं, और बेसिकली क्या इसका मीनिंग है। हम बहुत डिटेल में इस चीज को समझेंगे और जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद अवर टॉपिक व्हाट आर बॉन्ड्स। समझते हैं बहुत अच्छे से। अगर टेलीग्राम चैनल पर आप नहीं जुड़े हैं हमसे तो आप जुड़ सकते हैं बाय द स्कैनिंग ऑफ दिस QR कोड। आप वहां पर इस सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हैं, और एनीथिंग रिलेटेड टू JIB CIB वो आप वहां पर हमसे क्वेरी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बॉन्ड्स के पहले डेट की। देखो डेट का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से लोन, ठीक है, या हम बात करें उधार, ये शब्द आएगा ही आएगा। डेट जहां पर भी शब्द आ जाए आप ये समझ लीजिएगा, डेट का मतलब है बिहेव लाइक लोन, या कोई उधार जब आप लेते हैं ना तो उसे हम डेट कहते हैं। अब देखो कंपनियों के पास, जब भी कोई कंपनी है, ठीक है, कंपनियों के पास फंड रेज करने के दो ऑप्शन होते हैं। भाई कंपनी को चलाने के लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। तो पैसा जरूरी थोड़ी ना है कि प्रॉफिट से ही आए, प्रॉफिट नहीं है, या हमें न्यू अपनी कोई स्टैब्लिशमेंट करना है, नई फैक्ट्री स्टैब्लिश करनी है, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो दो ऑप्शन है, एक ऑप्शन इनके लिए डेट का होता है और दूसरा ऑप्शन इनके लिए इक्विटी का होता है। इक्विटी का मतलब है, ठीक है, इश्यू शेयर्स। कंपनियां अपने शेयर्स भी इश्यू कर सकती हैं, आप जानते हो, ठीक है। ये शब्द आपने सुना होगा IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी कि IPO के माध्यम से कंपनी पहली बार अपने शेयर्स बाजार में बेचती है, उसके बाद वो जब चाहे तब फर्दर इश्यू लेकर के आ सकती है, जिसे हम FPO, राइट्स इश्यू या प्रेफरेंशियल इश्यू के नाम से जानते हैं। जब पहली बार कोई कंपनी फंड रेज करती है तो वो IPO के माध्यम से ही फंड लेकर के आएगी। जैसे फिजिक्स वाला जिस कंपनी में आप पढ़ाई कर रहे हैं, ये पहली एडिटेक कंपनी है जिसका IPO आया है। तो अगेन IPO के पहले ये एक अनलिस्टेड कंपनी थी, IPO आने के बाद ये एक लिस्टेड कंपनी हो गई। 3800 करोड़ रुपए इसने जुटाए हैं, किसके माध्यम से, IPO के माध्यम से। तो अगेन एक तो ये ऑप्शन है। ये ऑप्शन क्यों, ये ऑप्शन थोड़ा इजी होता है, रीजन ये है, इस ऑप्शन में आपके पास लायबिलिटी नहीं होती है। लायबिलिटी जो है वो एक तरीके से देखा जाए तो शून्य होती है, जीरो। रीजन क्या होता है, अगर आप प्रॉफिट अर्न करोगे तभी आप अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दोगे, डिविडेंड पे करोगे। अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलेगा। तो अगेन इक्विटी जो है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक ऑनर, यानी कि इक्विटी में आप ऑनर बिहेव करते हो। अगर मैंने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, इसका मतलब मैंने वो पैसे कंपनी को लोन के तौर पे नहीं दिए हैं, ऋण के तौर पे नहीं दिए हैं। मैं उतने पैसे लगा के मैं उस कंपनी का जितने परसेंट भी शेयर्स मेरे पास हैं उतने परसेंट का मैं मालिक हूं कंपनी का। तो मालिक को क्या मिलेगा, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो कुछ नहीं मिलेगा, उल्टा लॉस झेलना पड़ेगा। क्योंकि जब कंपनी प्रॉफिट नहीं कमा पाएगी तो मार्केट में उसकी वैल्यू डाउन हो जाएगी, जिससे शेयर प्राइस डाउनफॉल में चला जाएगा और आपका वैल्यूएशन डाउनफॉल में चला जाएगा, ठीक है। दूसरा ऑप्शन होता है डेट का। डेट में क्या होता है, ऑनरशिप को सेक्रीफाइस नहीं करनी पड़ती है, लेकिन ये लोन का ऑप्शन है। किसका ऑप्शन है, ये लोन का ऑप्शन है। अब लोन यहां पर कई माध्यम से रेज किया जा सकता है, डिबेंचर होते हैं यहां पर, ठीक है। देन डिबेंचर के अलावा अगर हम बात करें यहां पर तो बॉन्ड्स होते हैं, बॉन्ड्स, ये कई सारे ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां पर यानी कि डेट ऑप्शन की बात कर रहे हैं, बॉन्ड की बात करें। यानी कि बॉन्ड क्या है, बॉन्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके माध्यम से कंपनी कैन रेज फंड्स, कंपनी कैन रेज, कंपनी कैन रेज फंड, ठीक है, फॉर लॉन्ग टर्म, फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनियां जो हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज कर सकती हैं बॉन्ड के माध्यम से, और बॉन्ड पर एक इंटरेस्ट रेट देना होता है जिसे हम
कूपन रेट के नाम से जानते हैं, क्योंकि कोई अपना पैसा आपको क्यों देगा, उसको कोई प्रॉफिट होगा तभी तो आपको पैसा देगा, ठीक है। और ये जो कूपन रेट है ये दोनों तरीके की होती है, यहां पर फिक्स भी हो सकती है, फिक्स यानी कि जो बदलेगी नहीं, और फ्लोटिंग भी हो सकती है जो बदलती रहेगी, किसी से लिंक कर देते हैं। तो पहली बात तो दिमाग में रखिएगा, बॉन्ड एक डेट इंस्ट्रूमेंट्स है। इस डेट इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से कंपनियां लॉन्ग टर्म के लिए फंड रेज कर सकती हैं, और जैसे बैंक्स वगैरह से लोन लेती हैं वैसे ही ये लोन एक तरीके से जनता से लिया है। बस फर्क क्या होता है, फर्क यही होता है बैंक बॉन्ड्स वगैरह इशू करके अपनी कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि बैंक जब इनको लोन देते हैं तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे देते हैं, क्योंकि बैंकों के पास चैलेंज होता है कमाई करने का। रीजन ये है, बैंकों के पास जनता का पैसा है और उस जनता ने बैंक को इस उद्देश्य से दिया है कि तुम मुझे इंटरेस्ट रेट पेमेंट करोगे। तो इन बैंकों के पास हमेशा यह चैलेंज रहता है कि जितना उनको डिपॉजिटर्स को इंटरेस्ट देना है उससे ज्यादा ही वो कमाई करें। दैट्स वाई उनके जो लोन के रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं वो महंगे होते हैं, क्योंकि वो पैसा उनका खुद का नहीं है, उन्होंने खुद एक तरीके से पैसा बोरो किया है और वो पैसा आगे फर्दर आपको बोरोइंग पर दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, समझिएगा, लेंड कर रहे हैं। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, जनता ने आपको अपना पैसा दिया है तो जनता के पास ये टेंशन नहीं होती है कि हमें कहीं से फंड रेज करना है तब आपको देना है, इसलिए बॉन्ड्स का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलेगा वो कम मिलेगा इन कंपैरिजन टू बैंक लोन। तो दैट्स वाई कंपनियां इस ऑप्शन को चूज करती हैं, ऑप्ट टू चूज, कि हम चलो बॉन्ड इशू कर देते हैं और बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज कर लेते हैं। तो बॉन्ड समझ में आ गया आप लोगों को क्या होता है बॉन्ड्स। आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड्स, तो डेट कैपिटल, बॉन्ड्स को क्या कहा जाता है, डेट कैपिटल कहा जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो डेट कैपिटल बेसिकली दोनों होती है, बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। बॉन्ड्स आर इश्यूड बाय ऑर्गेनाइजेशंस जनरली फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। मैंने पहले ही बताया बॉन्ड्स हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए इशू किया जाता है, तो बॉन्ड्स जो कंपनियां इशू करती हैं वो हमेशा लॉन्ग टर्म फंड्स बोरो करने के उद्देश्य से इशू करती हैं। अब बॉन्ड इज अ लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स और सिक्योरिटी, बॉन्ड्स एक तरीके का लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटी है। बॉन्ड्स इशूड बाय द गवर्नमेंट डू नॉट हैव एनी रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। सरकार के द्वारा जो बॉन्ड इशू किया जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट के साथ एक शब्द लग जाता है वो कहलाता है सोवरन, SOVREREIGN, जैसे सोवरन, सोवरन गारंटी, जैसे आपने देखा था सोवरन गोल्ड बॉन्ड, सोवरन गोल्ड बॉन्ड। अब तो ये इश्यू बंद हो गया गोल्ड बॉन्ड का, वरना गोल्ड बॉन्ड आपने देखा था जो सरकार के द्वारा इशू किया गया था, उस पर सरकार जब कभी भी कोई बॉन्ड इशू करती है तो डिफॉल्ट, क्योंकि सरकारें डिफॉल्ट नहीं कर सकती, दैट्स वाई यहां पर 100% सिक्योर बॉन्ड माने जाते हैं, क्योंकि इसमें किसी प्रकार का डिफॉल्ट का रिस्क नहीं होता है। डिफॉल्ट का रिस्क कहां पर होता है, जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होते हैं वहां पर डिफॉल्ट का रिस्क होता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड्स मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां इशू कर रही हैं, जैसे अडानी इशू कर रहे हो, अंबानी इशू कर रहे हो, उनकी बात कर रहा हूं। बॉन्ड्स ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया आर जनरली सिक्योर्ड। जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके भी बॉन्ड सिक्योर्ड होते हैं, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनीज यानी कि पब्लिक सेक्टर में किसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, भेल का हो गया, BHEL हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड हो गया, ठीक है, NTPC हो गया, ये सब हैं जो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। अगर आपने सुना हो तो महारत्न कंपनीज हैं, नवरत्न कंपनीज हैं, मिनी रत्न कंपनीज हैं, तो इनमें डिवाइडेड हैं। ये भी क्या होते हैं, रिस्क सिक्योर्ड होते हैं। क्यों, क्योंकि अगेन ये भी पब्लिक सेक्टर कंपनीज है ना, सरकार की हिस्सेदारी इसमें है मोर देन 51%, बट दे आर नॉट फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। तो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट से ये फ्री नहीं होते हैं, वैसे तो सिक्योर्ड होते हैं, बट अगेन सरकारी कंपनी भी कोई बंद हो सकती है, ऐसा नहीं कि कोई सरकारी कंपनी बंद नहीं हो सकती। हाँ, गवर्नमेंट ने सीधे सीधे गारंटी दी हो कंपनी की तो बात अलग की है। द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ऑल्सो इशू बॉन्ड, जैसे मैंने बताया अडानी है, अंबानी मतलब अडानी इंटरप्राइजेज है, ठीक है, रिलायंस इंटरप्राइजेज है या रिलायंस इंडस्ट्रीज है, ये भी अपने बॉन्ड्स इशू कर सकते हैं, विच कॉल्ड डिबेंचर्स इन इंडिया। जिसको अगेन जब कंपनियां कोई भी बॉन्ड इशू करती हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अलग हैं, लेकिन नॉर्मली कंपनियों के द्वारा जब ये बॉन्ड तरीके का इंस्ट्रूमेंट इशू किया जाता है तो इंडिया में जनरली हम इसे डिबेंचर के नाम से जानते हैं। डिबेंचर का मतलब ही होता है ऋण पत्र, ऋण पत्र, ठीक है। द होल्डर ऑफ द डेट कैपिटल, डेट कैपिटल यानी कि जिसने बॉन्ड खरीदा हो वो होल्डर हो गया, ठीक है। डू नॉट रिसीव अ शेयर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द कंपनी। अगर मैंने किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदा, इसका मतलब मैंने कंपनी की ऑनरशिप में हिस्सा नहीं लिया है, बल्कि मैंने कंपनी को ऋण दिया है, ठीक है। व्हेन दे प्रोवाइड फंड्स टू द फर्म बट दे बिकम क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म, ये हमेशा क्या रहते हैं, फर्म के लेनदार रहते हैं, क्रेडिटर्स रहते हैं, यानी कि इनको बैंक से पैसा हमेशा लेना होता है, ये मालिक नहीं है,
ठीक है, तो कंपनी प्रॉफिट में रहे या लॉस में रहे, बॉन्ड्स का पेमेंट तो आपको करना ही होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा कि बॉन्ड्स का पेमेंट आप करेंगे ही करेंगे। These are issued for a specific period and carry fixed interest payable periodically। ठीक है, ये बेसिकली इशू किसके लिए किए जाते हैं? स्पेसिफिक पीरियड। वो स्पेसिफिक पीरियड 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, कुछ भी हो सकता है, और कैरी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट पीरियडिकली। फिक्स इंटरेस्ट पीरियडिकली पेबल करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, बॉन्ड्स आर ट्रांसफरेबल एंड ट्रेडेड इन सेकेंडरी मार्केट। जैसे शेयर्स को आप सेकेंडरी मार्केट का मतलब है, यहां पर जब हम सेकेंडरी मार्केट की बात करते हैं, इसका मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। यहां पर जैसे हम शेयर्स की खरीद और बिक्री कर सकते हैं, सेम एज बॉन्ड्स की भी हम खरीद और बिक्री कर सकते हैं। ये जो बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग है, बाइंग एंड सेलिंग, यही ट्रेडिंग कहलाती है। तो गेन बॉन्ड्स क्या होते हैं? ट्रेडेबल होते हैं सेकेंडरी मार्केट। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, मार्केट वैल्यू में बी डिफरेंट फ्रॉम फेस वैल्यू। अब मार्केट वैल्यू जो बॉन्ड्स की होती है वो फेस वैल्यू से अलग होती है। जैसे शेयर्स में भी ऐसा होता है, शेयर्स की फेस वैल्यू अलग होती है, मार्केट वैल्यू अलग होती है। कुछ ऐसे समझ लीजिएगा आप, यहां पर अगर आप जिस प्रॉपर्टी पर रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी की भी दो वैल्यू हैं। एक वो वैल्यू जो सरकार के साथ में, सरकार के रजिस्टरों में दर्ज है, एक वो वैल्यू जो बाजार में लोग देने को तैयार हैं। बाजार में कई बार अवेलेबिलिटी के बिहाफ पर अगर अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो कीमत कुछ भी हो, सरकारी मूल्य में तो कीमत वही रहेगी, लेकिन लोग ज्यादा पे करने के लिए तैयार हैं। समझ गए मेरी बात की नहीं? जैसे कि बाजार में मान लेते हैं सेब जो है, ठीक है, वो 200 रुपए किलो बिक रहे हैं, लेकिन अब पूरे बाजार में 10 किलो सेब ही बचे हैं, तो गेन क्या होगा? अब जिसको चाहिए, बहुत सारे लोग हैं खरीदने वाले, लेकिन सेब सिर्फ 10 किलो ही बचे हैं। बाजार मूल्य उचित जो है वो वही है, 200 रुपए किलो मान लिया, लेकिन लोग यहां कहेंगे नहीं हम 400 दे सकते हैं, हम 500 दे सकते हैं, हम 1000 दे सकते हैं, क्योंकि अगेन सेब 10 ही किलो बचे थे, खरीदने वाले लोग ज्यादा थे। तो मार्केट वैल्यू बदल गई। यहां पर मार्केट वैल्यू 1000 रुपए किलो बिक रहा है, 800 रुपए किलो, 500 रुपए किलो, ऐसे हो सकता है। तो बाजार का भाव और अगेन जो रजिस्टरों में दर्ज है वो अलग अलग हो सकता है। सेम एज फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू बॉन्ड्स की भी अलग अलग हो सकती है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो बॉन्ड्स रेफर्स टू अ डेट इंस्ट्रूमेंट्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट्स और कॉर्पोरेट्स टू एक्वायर इन्वेस्टर्स फंड्स। बॉन्ड्स एक तरीके से डेट इंस्ट्रूमेंट्स है, जो मैंने आपको बताया, सरकार के द्वारा इशू किया जाए या कंपनियों के द्वारा। ठीक है, क्या एक्वायर करने के लिए? निवेशकों का पैसा एक्वायर करने के लिए, एक सर्टेन फिक्स के लिए। ये फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज होती हैं जो अलाउ करती हैं बॉन्ड होल्डर्स को पीरियोडिक इंटरेस्ट रेट अर्न कर सकते हैं एज कूपन पेमेंट्स। अब यहां पर देख लो, इन्वेस्टर्स ने, ठीक है, अपनी कैपिटल या लोन दिया हुआ है किसको? गवर्नमेंट कंपनी जो बॉन्ड इशुअर है। बॉन्ड इशुअर ने बॉन्ड किसको इशू किया है? इसको। ठीक है, अब ये इसको क्या पे करेंगे? पीरियोडिकल इंटरेस्ट रेट, ये भी आप देख रहे हो, तो पीरियोडिकल कूपन पेमेंट। ठीक है, इस तरीके से पीरियोडिकल कूपन पेमेंट आप यहां पर देख रहे हो। तो इन्वेस्टर्स गवर्नमेंट कंपनी के बीच में क्या रिलेशन है बॉन्ड में, वो मैंने आपको यहां पर बता दिया। आगे समझते हैं। अब बात आती है टर्म एसोसिएटेड विद बॉन्ड, फेस वैल्यू। अभी इसी पर डिस्कशन कर रहा था। फेस वैल्यू का मतलब वो वैल्यू होती है, ठीक है, जो बॉन्ड्स के फेस पर लिखी होती है, बॉन्ड्स के फेस पर, ठीक है, ये लिखी होती है बॉन्ड्स के फेस पर, जैसे कागजों में जो वैल्यू लिखी है वो फेस वैल्यू है। कूपन रेट का मतलब क्या होता है? ठीक है, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, जो बॉन्ड्स पर आपको मिलता है, उसको हम यहां पर कूपन रेट के नाम से जानते हैं। मार्केट वैल्यू अगेन, ठीक है, याद रखिएगा, मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, मार्केट प्राइस ऑफ अ बॉन्ड, किसी भी बॉन्ड का मार्केट प्राइस। और फेस वैल्यू कम होती है, मार्केट वैल्यू ज्यादा होती है, ध्यान रखिएगा। देखिए मेंशन है, ऑल्सो नोन एज पार वैल्यू, पार वैल्यू यानी कि सम मूल्य, एंड स्टेटेड ऑन द फेस ऑफ द बॉन्ड, बॉन्ड के फेस पर लिखी होती है। ये रिप्रेजेंट करता है अमाउंट बोरोड बाय द फर्म, फर्म के द्वारा कितना अमाउंट बोरो किया गया है, ठीक है, विच इट प्रोमिसेस टू रीपे एट अ स्पेसिफिक पीरियड, जो कि फर्म के द्वारा प्रॉमिस किया गया है रीपे करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद में। कूपन रेट का मतलब क्या है? बॉन्ड कैरीज अ स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, बॉन्ड एक तरीके की रेट ऑफ इंटरेस्ट कैरी करती है, इसे ही हम बॉन्ड्स के लिए कूपन रेट कहते हैं। यहां पर इंटरेस्ट रेट ना कह करके कूपन रेट। मार्केट वैल्यू क्या है? आप बॉन्ड में भी ट्रेडेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, बॉन्ड्स जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड किए जाते हैं। तो मार्केट वैल्यू वो प्राइस है जिस पर इसको बाजार में बेचा या दोबारा से खरीदा जा सकता है। मार्केट वैल्यू में भी डिफरेंट फ्रॉम द पार वैल्यू और, ठीक है, रिडम्पशन वैल्यू। रिडेम्पशन वैल्यू और पार वैल्यू से
मार्केट वैल्यू डिफरेंट होती है। रिडेम्पशन वैल्यू का मतलब क्या होता है, अगर बीच में आपको रिडीम करना हो, रिडीम का मतलब है बॉन्ड्स की मैच्योरिटी के पहले बॉन्ड्स को आपको खत्म करना, इसी को रिडीम्पशन बोलते हैं, रिडेम्पशन, समझ गए। तो रिडेम्पशन वैल्यू, देन मैच्योरिटी डेट्स का मतलब आप जानते हो जिस दिन आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा, ठीक है। रिटर्न, रिटर्न मनी, डेट एट विच, ठीक है, कंपनी रिटर्न द मनी, ठीक है, ये मतलब है मैच्योरिटी डेट्स का, ठीक है। देन द वैल्यू विच द बॉन्ड होल्डर्स गेट्स ऑन मैच्योरिटी इज कॉल्ड द रिडेम्पशन वैल्यू। बॉन्ड होल्डर्स को मैच्योरिटी पे जो वैल्यू मिलती है उसे ही हम रिडेम्पशन वैल्यू कहते हैं। अ बॉन्ड इज जनरली इश्यूड एट डिस्काउंट, बॉन्ड्स हमेशा डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं, यानी कि पार वैल्यू से कम पर। अगर पार वैल्यू 100 रुपए है तो मान लीजिएगा इनको इशू कितने पर किया गया, 98 रुपए पर, और रिडीम्ड एट पार, यानी कि जब आपको इसकी वैल्यू मिलेगी तो 100 रुपए ही इसकी वैल्यू मिलेगी। फिर बात आती है मैच्योरिटी डेट्स। मैच्योरिटी डेट्स ये फाइनल डेट्स हैं फॉर द पेमेंट ऑफ एनी फाइनेंशियल प्रोडक्ट व्हेन द प्रिंसिपल अलोंग विद इंटरेस्ट रेट, यानी कि कूपन, टू बी पेड टू द इन्वेस्टर्स बाय द इशुअर्स। मैच्योरिटी डेट का मतलब वही है जिस दिन, ठीक है, इशुअर के द्वारा आपको प्रिंसिपल और इंटरेस्ट रेट, यानी कि इस बॉन्ड का पूरा पेमेंट आपको वापस मिल जाए और आप बॉन्ड सर्टिफिकेट किसको वापस कर दो, कंपनी को वापस कर दो। तो ये मैच्योरिटी डेट्स होती हैं। अब यहां पर बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स की। टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं समझ लीजिएगा। फिक्स रेट बॉन्ड होता है, फ्लोटिंग रेट बॉन्ड होता है जो मैंने आपको बताया, ठीक है, यानी कि इंटरेस्ट रेट जरूरी नहीं फिक्स ही मिले। देन जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड्स होते हैं, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स होते हैं, बियरर बॉन्ड्स होते हैं, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है। देन कवर्ड बॉन्ड्स होते हैं, बियरर बॉन्ड्स हो, कवर्ड बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हैं, परपीचुअल बॉन्ड्स हैं और सबऑर्डिनेटेड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, तो इनके बारे में चर्चा करता हूं वन बाय वन। सबसे पहला यहां पर आता है फिक्स रेट बॉन्ड। जैसा कि नाम से ही विदित है, फिक्स रेट का मतलब क्या है, ऐसे बॉन्ड्स जिनकी रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होती है, फिक्स होती है, फिक्स होती है, यानी कि इस बॉन्ड्स की जो भी समय सीमा है उन समय सीमाओं पर ये रेट नहीं बदलेगी। फिक्स रेट बॉन्ड्स, द इंटरेस्ट रिमेन फिक्स थ्रू आउट द टेन्योर ऑफ द बॉन्ड। अगर बॉन्ड 10 साल का है तो 10 साल तक उसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदलेगी। ओविंग टू अ कांस्टेंट इंटरेस्ट रेट, फिक्स रेट बॉन्ड्स आर रेजिस्टेंट टू चेंज। कोई भी बदलाव आता है तो फिक्स रेट बॉन्ड में कोई बदलाव नहीं आता है। मार्केट में कोई फ्लक्चुएशंस होता है तो भी उसका फर्क फिक्स रेट बॉन्ड पे नहीं पड़ता है। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड का मतलब इसकी जो रेट है वो किसी से लिंक कर दी जाती है और वही रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलती रहती है हर बार। तो करंट मार्केट रेफरेंस रेट होती है, आज की डेट में जो मार्केट प्राइस चल रहा होगा वो मिलेगा। तो फ्लोटिंग का मतलब किसी दूसरे से लिंक्ड, किसी दूसरे पर आधारित। जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड का मतलब होता है बॉन्ड्स की जो टाइमिंग है, मान लीजिए बॉन्ड्स है 10 ईयर्स का, तो 10 ईयर्स के पहले आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। 10 सालों के बाद जब बॉन्ड्स की मैच्योरिटी वैल्यू आपको मिलेगी तो उसमें मैच्योरिटी वैल्यू में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों शामिल होंगे। यहां पर मतलब कोई रेगुलर पेमेंट आपको नहीं मिलेगा, आपको एक मुश्त पेमेंट बाद में मिल जाएगा। तो इसी को जीरो इंटरेस्ट रेट बॉन्ड कहते हैं। तो डू नॉट पे एनी रेगुलर इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स इन सच टाइप ऑफ बॉन्ड्स, इशुअर्स ओनली पे द प्रिंसिपल अमाउंट टू द बॉन्ड होल्डर्स। सॉरी, रेगुलर इंटरेस्ट टू द इन्वेस्टर्स, हाँ ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट टू द बॉन्ड होल्डर्स। देन इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स, इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स का मतलब यही है इन्फ्लेशन रेट से बॉन्ड को लिंक कर देना। इन्फ्लेशन रेट का मतलब है महंगाई। देखो, इन्फ्लेशन से आपके इन्वेस्टमेंट में आपको लॉस हो सकता है। कैसे? मान लीजिए बाजार में इन्फ्लेशन की रेट जो है वो चल रही है 8%। इसका मतलब क्या हुआ, जो वस्तु आज आप 100 रुपए की खरीद रहे हो वो अगले 1 साल बाद 108 रुपए की मिलेगी। लेकिन बैंक में आपने अपना पैसा जमा किया था एफडी में, एफडी की रेट ऑफ इंटरेस्ट थी 7%, यानी कि 100 रुपए जो आप जमा करोगे अगले साल आपको मिलेंगे 107 रुपए और सामान मिलेगा 108 रुपए का। तो ये इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 1 रुपए, ये आपका है इन्फ्लेशन से होने वाला लॉस। तो इन्फ्लेशन से लॉस नहीं होगा अगर इन्फ्लेशन लिंक्ड बॉन्ड्स में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसकी रेट ऑफ इंटरेस्ट को इन्फ्लेशन से लिंक कर दिया जाता है तो 7 ना मिलकर के आपको 8% ही मिलेगा, यानी कि इन्फ्लेशन से जो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही थी वो कम नहीं होगी। फिर आती है दोस्तों बात परपीचुअल बॉन्ड्स की। परपीचुअल बॉन्ड्स का मतलब है ऐसे बॉन्ड्स जिनकी कोई मैच्योरिटी डेट्स ही नहीं होती है।
डेट्स ही नहीं होती, यानी कि ये 10 साल बाद खत्म होगा, 20 साल बाद, 30 साल बाद, नहीं पता। ठीक है, होल्डर्स ऑफ परपेचुअल बॉन्ड्स एंजॉय इंटरेस्ट थ्रू आउट। ठीक है, पूरी जिंदगी जब तक ये मतलब पूरा चलता रहेगा, परपेचुअल यानी कि लगातार चलता रहने वाला, तो इंटरेस्ट मिलता रहेगा यहां पर बॉन्ड होल्डर्स को। तो इसकी कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होती, ध्यान रखिएगा। सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स जो होते हैं, नाम ही है सबऑर्डिनेटेड, तो इनको लेस प्रायोरिटी मिलती है अगर कंपनी क्लोज होती है। तो कंपनी अगर बंद होती है, विघटित होती है, डिसॉल्व होती है, तो सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स होल्डर्स जो होते हैं उनको जो नॉर्मल बॉन्ड होल्डर्स होते हैं, देखो जब भी कोई कंपनी बंद होगी उसकी जो भी वसूली आएगी, उस वसूली से सबसे पहले क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाता है, जिन्होंने कंपनी को उधार दिया था। उधारी में बात आती है, अगर मैं बॉन्ड की बात करूं तो बॉन्ड होल्डर्स में भी जो नॉर्मल बॉन्ड होल्डर्स हैं उनको पैसा पहले मिलेगा, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड होल्डर्स को पैसा बाद में मिलेगा, क्योंकि ये सबऑर्डिनेटेड है। ठीक है, यही क्लोज। इन केस ऑफ लिक्विडेशन, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स आर गिवन लेस इंपॉर्टेंस, सबऑर्डिनेटेड बॉन्ड्स को कम इंपॉर्टेंस दी जाती है एज कंपेयर टू सीनियर बॉन्ड्स विच आर पेड फर्स्ट, सबसे पहले सीनियर बॉन्ड्स को पे किया जाएगा। बियरर बॉन्ड्स का मतलब क्या होता है? बियरर का मतलब ही क्या होता है? आप देखते हो आपके नोट पे लिखा होता है, ठीक है, मैं धारक को इतने रुपए अदा करने का वचन देता हूं, आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ दिस रुपीज, जितने रुपए का वो नोट होता है। तो बियरर का मतलब होता है हिंदी में वाहक, वाहक या ले जाने वाला, यानी कि ऐसे बॉन्ड्स जिनका पेमेंट किसी को भी मिल सकता है, ठीक है, जिन पर कोई प्रॉपर नेम नहीं लिखा होता है। बियरर बॉन्ड्स डू नॉट कैरी द नेम ऑफ द बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड होल्डर का नाम नहीं लिखा। जैसे एफडी में आपका नाम लिखा है कि आपके नाम की एफडी है, आपके अलावा कोई और उस एफडी का पेमेंट नहीं ले सकता, लेकिन बॉन्ड होल्डर्स जो बियरर बॉन्ड्स होते हैं उनमें किसी बॉन्ड होल्डर का नाम नहीं होता है, तो इसका पेमेंट किसी को भी मिल सकता है। ठीक है, बॉन्ड सर्टिफिकेट कैन क्लेम एन अमाउंट, सिर्फ बॉन्ड सर्टिफिकेट चाहिए होता है अमाउंट को क्लेम करने के लिए, ध्यान रखिएगा। अगर ये स्टोलन या मिसप्लेस्ड हो जाता है बाय द बॉन्ड होल्डर्स, एनीवन एल्स विद द पेपर कैन क्लेम द बॉन्ड अमाउंट, तो कोई भी जिसको वो पेपर मिलेगा वो ये बॉन्ड मांग सकता है। इसलिए अब इसका जो यूजेस है वो बहुत कम है या ना के बराबर है। बियर बॉन्ड्स के बाद बात आती कवर्ड बॉन्ड। कवर बॉन्ड क्या है? बैक्ड बाई कैश फ्लोज फ्रॉम मॉर्गेजेस और पब्लिक सेक्टर एसेट्स। नाम ही है कवर, कवर यानी कि उसका जो कैश फ्लो है, जो आपको पैसा मिल रहा है उसमें से इंटरेस्ट वगैरह, वो कवर्ड है। किसके थ्रू कवर्ड है? कोई पब्लिक सेक्टर एसेट्स के माध्यम से या मॉर्गेज के माध्यम से कवर है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको इंटरेस्ट रेट जो मिल रहा है वो मिलता रहेगा। ये कवर्ड एक तरीके से बैकएंड में गारंटी है। कॉन्ट्रेरी टू एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, द एसेट्स फॉर सच बॉन्ड्स रिमेन्स ऑन द इशुअर बैलेंस शीट। ठीक है, देन गवर्नमेंट बॉन्ड जो सरकार के द्वारा इशू किया जाता है, ट्रेजरी बॉन्ड्स, ठीक है, इसे ही हम गवर्नमेंट बॉन्ड्स कहते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड्स के साथ भी किसी प्रकार का कोई डिफॉल्ट रिस्क नहीं होता है। फिर बात आती है यहां पर, आगे समझिएगा, ठीक है, ऑप्शनलिटी इन बॉन्ड। दो ऑप्शंस होते हैं बॉन्ड में, एक को बोलते हैं कॉल एबिलिटी, एक को बोलते हैं पुट एबिलिटी। कॉल एबिलिटी क्या होती है और पुट एबिलिटी? कॉल का मतलब क्या होता है? बुलाना। बुला कौन रहा है? ठीक है, इशुअर। अगर समझिएगा बॉन्ड का टाइमिंग है 10 साल का, 10 ईयर्स के लिए बॉन्ड इशू किया गया था इशुअर के द्वारा। अब इशुअर कह रहा है 5 साल के बाद ही कह रहा है आप अपना बॉन्ड हमें वापस दे दो, हमसे पैसे ले लो, हम बॉन्ड खत्म करेंगे। कुछ वैसे समझ लीजिएगा जब आप प्री मैच्योर कर देते हो ना, सॉरी प्री पेमेंट कर देते हो लोन का पूर्व भुगतान कर देते हो। लोन की अवधि थी 10 वर्ष, 5 साल के बाद आपके पास पैसा आ गया, तो 5 साल के बाद आपने बैंक से कहा भैया हमारा लोन खत्म करो, पूरा पैसा ले लो। वही बात कंपनी के पास भी, कंपनी ने आपसे लोन लिया था बॉन्ड के माध्यम से 10 साल का, अब कंपनी 10 साल नहीं चलाना चाहती है, तो कंपनी ने बॉन्ड को बेच दिया। कंपनी ने जैसे ही बॉन्ड को बेचा आपको उसको देना पड़ेगा, ये कॉल ऑप्शन रहता है, कॉल एबिलिटी कहते हैं। पुट एबिलिटी का मतलब अगर आपको इन बिटवीन पैसा चाहिए, आपने खरीदा है बॉन्ड 10 साल का, लेकिन ऑप्शन है आपके पास, आप जब चाहो तब इसको छोड़ सकते हो, तो यहां पर होल्डर कैन सेल द बॉन्ड बैक टू द इशुअर। होल्डर के पास ये राइट रहता है, ठीक है, पुट एबिलिटी में अगर पुट ऑप्शन बॉन्ड में दे रखा है तो ये क्या कर सकता है, जब चाहे तब इसको छोड़ सकता है, ध्यान रखिएगा। तो यही ऑप्शनलिटी मिलती है बॉन्ड्स में। उम्मीद करता हूं बॉन्ड्स आपको समझ में आ गया होगा, अब कभी बॉन्ड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। चलिए अब दोस्तों बात कर लेते हैं बहुत ही शानदार ऑफर्स के बारे में। आप सभी लोगों को पता है 28 फरवरी को यानी कि कल हमारा विश्वास दिवस लॉन्च हुआ है। विश्वास दिवस जो कि आप सभी बच्चे के बीच में एक भरोसा जगाता है, तो दोस्तों उसके लिए जेआईबी महापैक प्राइस एकदम स्लैश कर दिया गया। सोच लीजिएगा
6 महीने, 12 महीने और 24 महीने का प्लान, ठीक है, जो कि स्टार्ट हो रहा है सिर्फ और सिर्फ 1999 रुपीज में, जो कि अगेन आप सोच सकते हैं 67% डिस्काउंट अवेलेबल है। तो आप इससे जुड़िए सभी लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देख सकते हो 67% डिस्काउंट अप्लाइड है, मात्र 1998 का जीआईबी का महापैक आप लोगों को पड़ेगा। और महापैक परचेज करने के बाद फिर और कोई पैकेज परचेज करने की आवश्यकता आपको नहीं होती है। एक ही पैक आपको सारे बैचेस का एक्सेस प्रोवाइड कर देता है। तो दोस्तों देरी मत करिए, होली ऑफर कह लीजिए, विश्वास ऑफर, वाकई में इतने शानदार ऑफर्स मैंने भी पहले नहीं देखे हैं। इतने कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर अगर आपको महापैक मिल रहा है, ठीक है, इतने में तो एक सब्जेक्ट का बैच यहां पर बेचा जाता था, लेकिन क्योंकि विश्वास दिवस है, कंपनी ने जितने भी कैटेगरीज हैं हर कैटेगरीज में प्राइसेस को स्लैश कर दिया है एकदम। तो जेआईबी का महापैक आप देख सकते हैं यहां पर 1999 में मिल रहा है 6 महीने के लिए, ठीक है। तो 1 साल 2 साल वैलिडिटी वाला भी और कम प्राइस पे है। आप जाइए, चेकआउट करिए और आप मिलिए हमसे हमारे पेड बैचेस में। तो हमारी आपकी मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू।